गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एएसएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग एक्सरसाइज 4.6 पढ़ने जा रहे हैं। ओके, जो कि हम लोग 4.5 तक क्लियर कर चुके हैं और हम एक्सरसाइज 4.6 का हम थ्योरी देने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें पहला हम लोग का थ्योरी है सारणिकों और अवयवों के अनुप्रयोग। अब हम लोग डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स दोनों का हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एप्लीकेशन मींस होता है अनुप्रयोग। ठीक है, तो लोग पढ़ेंगे कि सारणिकों और अवयवों के अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन क्या होता है। हम उसको इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी मतलब अध्ययन करेंगे। ओके, तो हेडिंग है सारणिकों और अवयवों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिक्स। हम लोग मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का हम लोग इस चैप्टर में एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम लोग का फोर्थ चैप्टर का आ जाएगा, एंड हो जाएगा। ओके, तो पहला इसमें पॉइंट दिया गया संगत निकाय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। देखिएगा, इंग्लिश वाले दो का परिभाषा यहाँ पर लिख दिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहला बोलते हैं संगत निकाय, जिसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। आप 10th क्लास में पढ़े होंगे कि संगत असंगत क्या होता है, वही चैप्टर इसमें दिया है। बस अंतर एक इसको मैट्रिक्स मेथड से, कौन मेथड से, मैट्रिक्स या सारणिक मेथड से हम लोग को इसको हल करना होगा। ओके, तो बोला कि संगत निकाय क्या है, तो बोला कि संगत निकाय कहलाता है यदि इसके हलों का अस्तित्व होता है। और संगत निकाय हम लोग उसी को बोलते हैं जिसका जो हल होगा एक से अधिक होना चाहिए। जिस निकाय का, जिस समीकरण का अगर हल करते हैं और उसका हल अगर एक से अधिक आ जाता है तो हम बोलते हैं कोई संगत निकाय है, कंसिस्टेंट सिस्टम है। ठीक है, तो संगत निकाय कहलाता है यदि इसके हलों एक या अधिक का अस्तित्व होता है। मतलब जिस निकाय का हल करेंगे अगर उसका मान अगर एक से अधिक हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, संगत निकाय है। दूसरे शब्दों में जो अवयव अविक्रमणीय होता है संगत निकाय कहलाता है। ठीक है, इसको चेक करने में हम लोग काम करेंगे। इसको जब हम लोग चेक करेंगे बाबू, जब इसको हम लोग चेक करेंगे, ओके, जब इसको चेक करने के लिए बात करेंगे, चेक करेंगे, चेक मतलब जांच, जब इसको करेंगे तो हम इसी का प्रयोग करेंगे कि जो अवयव अविक्रमणीय होता है संगत निकाय कहलाता है। अर्थात मोड n नॉट इक्वल 0, अर्थात मोड n नॉट इक्वल 0 होगा तो हम बोलेंगे तो क्या है, संगत निकाय है। उसको हम संगत निकाय क्या करेंगे, बोलेंगे। ओके, संगत निकाय इसको हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे। क्लियर है, तो जिस अवयव का मोड निकालने पर अगर वो 0 नहीं आएगा तो हम बोलेंगे कि वो कंसिस्टेंट सिस्टम मतलब संगत निकाय है। ओके, इंग्लिश में कंसिस्टेंट सिस्टम, तो ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी, मतलब एक सिस्टम, एक निकाय कंसिस्टेंट सिस्टम कहलाता है इफ इट्स सॉल्यूशन वन और मोर एग्जिस्ट, मतलब जिसका सॉल्यूशन जो होगा, हल होगा, एक या एक से अधिक रहेगा। वन और मोर बोला है, एक या एक से अधिक रहेगा तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, कंसिस्टेंट सिस्टम है। या दैट मींस एक बार याद रख लीजिएगा, दैट इज मोड ए नॉट इक्वल 0, जिसका मोड नॉट ए इक्वल 0 आएगा, जिसका मोड निकालेंगे, मोड निकाले मतलब डिटरमिनेंट उसको बोलते हैं, जिसका डिटरमिनेंट निकालेंगे अगर उसका वैल्यू हम लोग का 0 नहीं आता है बोलेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम है। तो समझ गए होंगे कि संगत निकाय क्या है, कंसिस्टेंट सिस्टम क्या है। क्लियर, तो एक वर्ड में याद रखिएगा बस कि जिस अवयव मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट निकालेंगे अगर उसका वैल्यू 0 नहीं आएगा तो हम बोलेंगे कि संगत निकाय है, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम है। बस चेक करने के लिए आप लोग यही प्रयोग करिएगा, यही होगा मोड ए नॉट इक्वल 0। ठीक है, दूसरा असंगत निकाय। कौन निकाय, असंगत। तो असंगत निकाय कहलाता है यदि इसके किसी भी हल का अस्तित्व नहीं होता है।
मतलब जब असंगत निकाय पढ़ेंगे तो उसका कोई भी हल का अस्तित्व नहीं होगा, तो बोलेंगे कि वो असंगत निकाय है। यहाँ बोला गया है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट सिस्टम इफ इट्स सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। फिर एक बार, ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी, ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। वही बोला गया है कि जिसका कोई हल नहीं होता है, जिस निकाय का कोई भी हल नहीं होगा, तो हम बोलेंगे वो क्या है, असंगत निकाय है। ठीक है, तो ये दोनों का डेफिनेशन है ना। चलिए अब आगे देखिएगा, अवयवों के विकर्ण द्वारा, अब इसको मिटा दे रहे हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि पता चल जाएगा, और इसको भी हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब लोग पढ़ेंगे अवयवों के विकर्ण द्वारा रैखिक समीकरण, अवयवों के विकर्ण द्वारा रैखिक समीकरणों का हल, अवयवों के विकर्ण द्वारा रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण निकायों का हल, हल solution of a system, solution of a system of a linear equation of linear equation using inverse of a matrix। हम लोग का अगला टॉपिक है कि अवयवों के विकर्ण द्वारा रैखिक समीकरण निकायों का हल, सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। हम लोग अवयवों के विकर्ण द्वारा अब किसी रैखिक समीकरणों का हम लोग क्या करेंगे, हल करने सीखेंगे। ठीक है, तो इसका पार्ट यहाँ लिखा है कि कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। मान लिया कि हमारे पास कोई इक्वेशन है, एक कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन मतलब माना कि किस संगत निकाय, माना कि मान लिया कि कोई संगत निकाय का समीकरण इस प्रकार दिया गया, कोई समीकरण हमें इस प्रकार दिया गया है ना। तो a1x + b1y + c1z = d1, a2x + b2y + c2z = d2, a3x + b3y + c3z = d3। लेट a इक्वल, तो देखिएगा जब ऐसा हम लोग का इक्वेशन दिया रहेगा तो हम लोग वहां पर क्या करेंगे कि जो जिसको बड़ा ए माने, क्या मानेंगे, बड़ा ए। अब बड़ा ए जो लिखेंगे तो जो a1 a2 a3 होगा, जो b1 b2 b3 होगा, जो c1 c2 c3 होगा, उसको a मान लिया जाता है। ठीक है, जो बराबर में रहता है उसको b मान लेते हैं, और जो इसमें चर मतलब वेरिएबल x y z रहेगा उसको बड़ा x मान लेते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर हम लोग का कोई इक्वेशन इस रूप में दिया गया रहेगा तो उसको a b और क्या मानते हैं, x मानते हैं। a किसको मानेंगे, जो a1 a2 a3 b1 b2 b3, जो c1 c2 c3 होगा उसको a मानेंगे। b किसको मानेंगे, जो इक्वेशन का समीकरण के जो बराबर में रहता है उसको b के रूप में माना जाता है, और जो x y z रहेगा उसको बड़ा x मानते हैं। ठीक है, तो ऐसा हम लोग का कोई इक्वेशन दिया हुआ रहेगा। तो ये जो बात लिखी है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए, ओके, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए क्या किया बाबू, ये लिखिए। ठीक है, तो देखिए, तो अवयवों के विकर्ण द्वारा रैखिक समीकरण निकायों का हल, सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके, इक्वेशन अगर ऐसे दिया रहेगा तो a मानेंगे किसको, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 को a मानेंगे। b किसको मानेंगे, जो इसके बराबर में रहेगा, और x किसको मानेंगे, जो इसमें चर मतलब वेरिएबल शामिल रहेगा। ओके, चलिए अब केस 1 यहां पे देखिएगा, यदि a एक विकर्मणीय अवयव है तो विकर्ण का अस्तित्व है। इफ a इफ यहां लिखा गया है इसका केस 1, इसका केस यहाँ है कि इफ a is a non-singular matrix then inverse exists now। इनवर्स देखिएगा, आज आप लोग पीछे ही पढ़े हैं
कि जो मैट्रिक्स जिस आव्यूह जो आव्यूह विक्रमणीय आव्यूह होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, उसी का हम लोग इनवर्स क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो केस 1 में बोला गया कि यदि मान लिया जाए कि हमारे जो ए आया है वो कैसा आव्यूह आएगा, विक्रमणीय आव्यूह है, तो इसका व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा। इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन इनवर्स एग्जिस्ट नाउ। अगर मान लेते जो हम यहाँ पर ए माने हैं, अगर वो क्या होगा, अगर वो विक्रमणीय आव्यूह होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, तो हम जानेंगे उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो लिखा गया Ax इक्वल बी पर मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स, मतलब दोनों तरफ ए इनवर्स का गुना करने पर, तो देखिए दोनों तरफ ए इनवर्स का गुना किए तो इसमें लिखिएगा, यहाँ पर हम क्या किए हैं, यहाँ ए इनवर्स का गुना कर दिए, यहाँ भी ए इनवर्स का गुना किए हैं। और आप लोग जानते हैं, कल बताए होंगे कि ए इनवर्स ए बराबर आई होता है ना बाबू, क्या लिखे, ए इनवर्स ए बराबर आई इंटू एक्स बराबर ए इनवर्स का आगा बी। और फिर आप लोग पढ़े हैं कि आई एक्स यहाँ आई ए बराबर एक्स होता है, ए होता है चाहे यहाँ पर एक्स है तो एक्स हो जाएगा, तो एक्स बराबर ए इनवर्स का हो जाएगा बी। ठीक है, याद रखिएगा कि जब हम लोग का कोई इक्वेशन आएगा तो पहले ऐसे लिखेंगे और उसके बाद इस फार्मूला का यूज कर हम उसको हल करेंगे। ओके, चलिए केस 2, यदि ए विक्रमणीय आव्यूह है, अविक्रमणीय, यदि ए एक अविक्रमणीय आव्यूह है तब मोड ए इक्वल 0 होता है। हम लोग जानते हैं कि अगर कोई सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, अविक्रमणीय आव्यूह होता है, तो उसका मोड ए इक्वल क्या होगा, 0 हो जाएगा, उसका मोड ए इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जिसका मोड ए इक्वल 0 होता है उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब अविक्रमणीय आव्यूह, और जिसका मोड ए नॉट इक्वल 0 होता है उसको बोलते हैं विक्रमणीय आव्यूह, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है? तब बोला गया कि मान लेते कि यदि ए एक अविक्रमणीय आव्यूह है तब मोड ए इक्वल 0 होता है, और इस स्थिति में हम एडजॉइंट ए इंटू बी ज्ञात करते हैं। इस स्थिति में हम एडजॉइंट ए इंटू का निकालें। वही बात लिखा गया है कि इफ ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स देन मोड ए इक्वल 0, इन दिस केस वी कैलकुलेट एडजॉइंट ए इंटू बी। इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, हम ए एडजॉइंट ए इंटू का निकालते हैं, बी निकालते हैं। ओके, इसका पहला पॉइंट, यदि एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल 0, 0 का मतलब शून्य आव्यूह है। कौन आव्यूह है? और शून्य आव्यूह किसे कहते हैं, जिस आव्यूह में प्रत्येक का अवयव क्या होता है, 0 होता है, इसको हम शून्य आव्यूह के नाम से हम क्या करेंगे, जानेंगे। इसको हम शून्य आव्यूह नहीं बोलेंगे, ध्यान रखिएगा, ये शून्य आव्यूह नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो वही बोला गया है यहाँ पर कि यदि एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल 0 मतलब शून्य आव्यूह है तब कोई हल नहीं होता है और समीकरण संगत निकाय कहलाता है। यानी कहने का मतलब ये होता है कि अगर हम एडजॉइंट ए इंटू बी निकालेंगे, अगर उसका वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा, शून्य मैट्रिक्स नहीं होता है, 0 मैट्रिक्स नहीं होता है, देन सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट एंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। यानी कहने का मतलब ये होता है कि जिसका एडजॉइंट ए इंटू बी निकालेंगे, अगर वो 0 नहीं आएगा तो हम बोलेंगे वो संगत निकाय है, और जिसका एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल 0 आ जाएगा उसको दोनों बोलेंगे, संगत भी बोलेंगे और क्या बोलेंगे, और संगत भी बोलेंगे। ठीक है, ये आप लोग का पॉइंट है जो थ्योरी है, लेकिन इस थ्योरी में हम लोग को जब क्वेश्चन बनाएंगे तब आप लोग को समझ में आएगा कि क्या बोला जा रहा है। लेकिन ये जो लिखने वाला था इसमें लिखा दिए, लेकिन इसमें 2 पॉइंट को आपको ध्यान देना होगा, समझिएगा। देखिए हम अपने से पॉइंट एक समझा रहे हैं, उस पॉइंट को समझ लीजिएगा तो हम लोग समझेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे 4.6 का क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओके, एक्सरसाइज 4.6 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं बाबू? एक्सरसाइज 4.6, एक्सरसाइज हम लोग 4.6 को पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो 4.6 इसमें दिया हुआ है, कि निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 6 तक दी गई समीकरण, 1 से 6 तक दी गई समीकरण निकायों
निकायों का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट इसमें दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि x प्लस 2y इक्वल हम लोग का 2 है और एक है 2x प्लस 3y इक्वल का है 3। ओके, इस क्वेश्चन को बताना है हम लोग को कि एक क्या संगत अथवा असंगत का चयन करना है। तो एक हमारा नोट याद रख लीजिएगा, नोट पर ही चलिएगा ध्यान, को किताबी भाषा था। इन नोट में पहला याद रखिएगा कि संगत इसको बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट कहलाता है जब मोड ए नॉट इक्वल का निकालेंगे जी। यानी कॉन्सिस्टेंट को पहचानने का तरीका यही है कि उसका हम मोड निकालेंगे, मगर डिटरमिनेंट निकालेंगे, अगर उसका वैल्यू नॉट इक्वल 0 के बराबर आएगा तो बोलेंगे वो क्या है, संगत, मतलब कॉन्सिस्टेंट है। ओके, संगत निकाय इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं सिस्टम। ओके, और दूसरा इसको एक को बोलते हैं असंगत, इसको बोलते हैं इनकॉन्सिस्टेंट। तो इनकॉन्सिस्टेंट का मतलब ये होता है कि मोड ए इक्वल अगर 0 आ जाएगा, मोड ए इक्वल 0 आ जाएगा, इसमें भी टेस्ट करेंगे 0 आएगा तो इसमें हम लोग का ए और बी दो को निकालना होगा। एक ज्वाइंट ए इंटू बी निकालना होगा और एक, ठीक है, एक ज्वाइंट ए इंटू बी फाइंड करेंगे और एक ज्वाइंट ए इंटू बी पहले क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। एक ज्वाइंट ए इंटू बी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फाइंड करेंगे, याद करेंगे। ठीक है, अगर इसका वैल्यू 0 नहीं आता है तो इसको बोलते हैं क्या है, कॉन्सिस्टेंट। ओके, लिख लीजिएगा। और अगर ए ज्वाइंट ए इंटू बी इक्वल 0 आ जाता है तो इसको बोलते हैं दोनों कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट। ओके, तो पहले यही क्लियर करना है, समझिए बाबू, कि जिसका संगत कहलाता है कब, जिसका मोड ए नॉट इक्वल 0 आ जाएगा तो हम उसको संगत बोलेंगे, कॉन्सिस्टेंट सिस्टम के नाम से क्या करेंगे, जानेंगे। दूसरा है कि अगर जिसका मोड करने पर अगर उसका वैल्यू 0 आएगा तो उसके लिए दो कंडीशन बनता है, ए और बी बनता है। पहले ए ज्वाइंट ए इंटू बी निकालते हैं और ए ज्वाइंट ए इंटू बी निकालने के बाद ए ज्वाइंट ए इंटू बी का गुना करेंगे। अगर गुना करने के बाद उसका वैल्यू 0 आ जाता है तो हम बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट है, मतलब संगत है। कॉन्सिस्टेंट मीन्स का है, संगत है। देखिए हिंदी इंग्लिश ऊपर लिख दिए। आज जिसका ज्वाइंट ए इंटू बी करने पर 0 आ जाएगा तो उसको दोनों में से कोई बोल सकते हैं, कॉन्सिस्टेंट भी बोल सकते हैं और इनकॉन्सिस्टेंट भी बोल सकते हैं। इस पॉइंट को आपको ध्यान दीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, उतना जो लैंग्वेज लिखवा है उन लैंग्वेज से आपको कोई मतलब नहीं है। ओके, चलिए, तो एक आ गया निम्नलिखित प्रश्न में जो हम लोग का प्रश्न 1 से 6 तक दिया है उसमें क्लासिफिकेशन करना है, वर्गीकरण करना है कि कौन सा हम लोग का इक्वेशन जो है ना, कौन सा हम लोग का समीकरण मतलब इक्वेशन जो दिया हुआ है वो कौन कॉन्सिस्टेंट मतलब संगत में आता है और कौन इनकॉन्सिस्टेंट जो असंगत में आता है। ठीक है, चलिए, तो इसको सोल्व किया जाए। तो सोल्व करने से पहले इसमें हम लेट मानेंगे, लेट ए इक्वल, तो ए इक्वल कितना हो जाएगा बाबू, पहले अभी लेट मानेगा ना बाबू, लेट तो ए इक्वल कितना हो जाएगा, तो एक्स के आगे वाला 1 है, एक्स के आगे वाला 2 है, वाई के आगे वाला 2 है, ए वाई के आगे वाला 3, तो ए का वैल्यू निकल गया। बी का वैल्यू आप लोग को बताएं कि जो इक्वल में होता है 2 और 3 हो जाएगा और एक्स का वैल्यू जो चर शामिल रहेगा एक्स और का होगा वाई। उसमें 3 इसलिए अगर 3 इक्वेशन दिया होगा इसलिए। ठीक है, अब देखिएगा, तो मोड ए फाइंड करेंगे ना बाबू, तो मोड ए फाइंड करेंगे तो 1 2 1 2 2 और का होगा 3, तो मोड ए हल किया जाएगा तो क्या बोलेंगे 3 माइनस का हो जाएगा 4, मोड ए इक्वल का होगा -1।
दैट इज मोड ए नॉट इक्वल 0, माने ए जो हम लोग का मोड ए जो आया है 0 के इक्वल नहीं है। हेंस so if that is mod a not equal का है 0 है, मतलब ये क्या है 0 के बराबर नहीं है ना। जब 0 के बराबर नहीं होगा तो इसको संगत निकाय बोलेंगे, इसको कंसिस्टेंट सिस्टम बोलेंगे। तो लिखिएगा सो इसलिए इट इज ए consistent सिस्टम। इस आपका यहाँ इसलिए यहाँ संगत निकाय है। बस इसका आंसर हो गया। चेक करना है कि संगत या असंगत है कि नहीं। तो क्या ये संगत है ना बाबू, कंसिस्टेंट सिस्टम है ना। क्यों है? क्योंकि इसका मोड करने पर ए वैल्यू निकालने आ रहा है ना। अब मोड ए निकालेंगे ना, मोड ए निकालने के बाद अगर उसका वैल्यू 0 नहीं आएगा तो हम बोलेंगे क्या है, ये असंगत निकाय है। अगर नहीं आएगा तो नहीं निकालेंगे। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। एसी का क्वेश्चन नंबर क्या है 2, ध्यान दीजिए बाबू। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 2 जो दिया गया है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर इसका 2 दिया गया है क्या, 2x - y = 5 और दूसरा है x + y = 4। ओके, इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे क्या लिखेंगे, लेट a इक्वल, तो a निकालने आ रहा है ना, x के आगे 2 और इस x का कुछ नहीं तो 1 है, इसका y का कुछ नहीं तो -1 है, इसका आगे यहाँ +1 है। a का b अब निकालेंगे, b कितना हो जाएगा बाबू, 5 और 4 हो जाएगा, और x कितना हो जाएगा, कितना होगा y और x और क्या बन जाएगा y। a का फाइंड करने आ रहा होगा। अब मोड a निकालेंगे ना, मोड a निकालेंगे तो 2 -1 1 और क्या बन जाएगा 1 हो जाएगा ना। इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 + 1 हो जाएगा। तो मोड a इक्वल क्या बन जाएगा 3। दैट इज मोड a नॉट इक्वल का है 0। जो ये वैल्यू आया है वो 0 के बराबर नहीं ना है, तो वही बात लिखिएगा। सो इट इज कॉल्ड consistent सिस्टम। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम के नाम से हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। ओके, समझ गए कि कैसे जानेंगे। इसलिए यह संगत निकाय है, इसलिए संगत निकाय है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, संगत निकाय के नाम से हम लोग क्या करेंगे। ओके, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 का बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग किसका बात करेंगे, 3 का। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 इसका दिया है, देखिए बाबू। क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का जो 3 दिया है वो है x + 3y = 5, x + 3y = 5 और 2x + 6y = 8। क्लियर है। इसको भी हम लोग सोल्व किया जाए। सोल्व तो क्या, लेट मान लीजिएगा a इक्वल कितना है बाबू, a का वैल्यू 1 2 3 और क्या है 6। यहाँ b जो हो जाएगा 5 और क्या होगा 8, और x जो हो जाएगा हम लोग का वो x और क्या हो जाएगा। क्लियर है। हम निकालेंगे ना, मोड a फाइंड करेंगे ना, तो बोलिएगा 1 2 3 और 6 हो जाएगा। तो मोड a इक्वल क्या हल करेंगे तो 6 - 6 = 0, मोड a = 0। देखिए अब यहाँ मोड a = 0 आया है ना, तो देखिएगा मोड a = जब 0 आएगा, मोड a = 0 आएगा तो हम उसको अब क्या करेंगे, उसके बाद एडजॉइंट a × क्या निकालेंगे, b निकालना होगा।
तो अब एडजॉइंट निकाला जाए किसका, ए का, कब जब जीरो आएगा तब, अगर जीरो नहीं आएगा तो खुद वो बन जाएगा संगतनिक है, कंसिस्टेंट सिस्टम। अगर जीरो आ जाएगा तो उसके लिए हम काम करेंगे। अब देखिए तो एडजॉइंट का मतलब समझ रहे हैं, एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ए निकालना होगा। तो एडजॉइंट ए के लिए पहले कोफैक्टर चाहिए, तो लिखेंगे ए 11 का सरखंड इक्वल बड़का 11, क्या लिख रहे हैं, कोफैक्टर ऑफ A11 इक्वल बड़ा 11 हो गया। तो बताए थे ए का ना 11, तो 11 के सामने क्या है, 6 है, हमारा 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना बाबू। चलिए अब यही खाली हिंदी लिख रहे हैं, आप इंग्लिश लिख लीजिए ऐसे, A12 का सरखंड, A12 का सरखंड इक्वल A12, इसके सामने माइनस हो जाएगा, काहे माइनस होगा समझ आ रहे हैं, क्योंकि ए का 2 3 विषम है ना, तो जो विषम होगा उसके सामने माइनस, जो सम होगा उसके सामने क्या देंगे प्लस। क्लियर है। तो देखिए 12 ना, तो 12 11 12 12 के विकर्ण डायगोनल ग्रुप में, मतलब विकर्ण ग्रुप में क्या है 2 है ना, तो -2। ओके अब लिखेंगे ए 13 का सरखंड, ए 13 का सरखंड, जब ए 13 का सरखंड निकालेंगे तो ए 13 नहीं है 21 है, इसमें 13 है ये नहीं 21, ए 21 इसका भी माइनस हो जाएगा, 21 के विकर्ण के रूप में क्या है -3। ए 22 का सरखंड, ए 22 का तो 22 हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा ना, तो 22 के सामने क्या है, 22 6 के सामने विकर्ण है, ठीक है। चलिए अब लिखेंगे सरखंड आव्यूह, सरखंड आव्यूह कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, तो क्या हो गया, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स लिखेंगे तो A11 A12 A21 A22 बन जाएगा। क्या जब लिखा जाएगा तो A11 कितना है 6 है, 12 -2 -3 और 1 हो जाएगा। अब लिखिएगा सरखंड के व्युत्क्रम को, सरखंड के परिवर्त को, सरखंड के परिवर्त को सरखंडज कहते हैं, सरखंड के परिवर्त को सरखंडज कहते हैं। लिखिएगा द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स is called adjoint मैट्रिक्स। क्लियर है। उसके एडजॉइंट इसको लिखेंगे ADJ इक्वल 6 - 2। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि जो कोफैक्टर निकला हुआ है ना, इसको रो को कलर मतलब पंक्ति को स्थान में कर देंगे, -3 बन जाएगा। हम लोग का एडजॉइंट ए निकल गया, वो हम लोग क्या निकल गया यहाँ पर, एडजॉइंट ए निकल गया ना। जब एडजॉइंट ए निकल गया तो एडजॉइंट कब काम करेंगे, जब मोड ए इक्वल 0 आएगा तब हम ऐसे हल करेंगे। कब, जब ऐसे टेस्ट करने के लिए, जांच करने के लिए देगा। ओके हो गया। अब इसको मिटा रहे हैं, इसको यहाँ मिटा दे रहे हैं। अब ध्यान दी, अब लिखेंगे नाव, अब लिखेंगे एडजॉइंट ए नाव, एडजॉइंट ए इनटू बी, एडजॉइंट ए इनटू कर लेंगे बी। तो एडजॉइंट ए का वैल्यू कितना है, एडजॉइंट ए का वैल्यू है हम लोग का 6 -3 -2 और का है। अब बी का वैल्यू कितना है, तो बी का वैल्यू हम लोग का कितना है बाबू, बी का वैल्यू जो दिया हुआ है देखिए बाबू, बी का जो इसका वैल्यू है 5 पर का है 8 है, 5 पर का हो जाएगा 8। मल्टीप्लाई करने आ रहा है ना बाबू, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ऐसे गुणा करने तो 6 5 से 3 सामान्य 36 और 3 के 24। क्लियर है। फिर एक काम खत्म इसका, -5 × 10 और +8 हल करेंगे तो कितना आएगा बाबू, और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा -2। अब बताइए बाबू कि एडजॉइंट जो ए इनटू जो बी हम लोग का आया है, क्या आप ही बताइए
क्या जीरो आया? क्या जीरो आया है? नहीं ना, जीरो नहीं आया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एडजॉइंट ए इंटू बी ए नॉट इक्वल जीरो है। ए नॉट इक्वल का जीरो है। जीरो कब कहलाता है? जब पूरा एलिमेंट से जीरो होता था। तो इसको लिख सकते हैं एडजॉइंट ए डॉट बी नॉट इक्वल जीरो। जब ऐसा कंडीशन आएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर दस इट इज ए consistent सिस्टम। क्या बोलेंगे इसको? कॉन्सिस्टेंट सिस्टम के नाम से हम लोग क्या करेंगे? जानेंगे। अतः यह संगत निकाय है। ये प्रोसेस का यूज करेंगे तो समझ गए नहीं शुरू को भी क्या करना है, यही करना है। तो जीरो नहीं आया, एडजॉइंट ए डॉट बी नॉट इक्वल जीरो है, ये क्या है? कंसिस्टेंट सिस्टम। सो कंसिस्टेंट के नाम से हम क्या करेंगे? जानेंगे। ओके, कल जब जीरो मोड ए जीरो आएगा तब ऐसा सॉल्व करेंगे। अगर जीरो नहीं आएगा तो हम वहीं पर उसको बोल दिया जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर हम इसका बात करें 4 का। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो 4 दिया है, देखिए बाबू, इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 है। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 1। क्लियर? इसका 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू ax प्लस ay इक्वल प्लस 2az इक्वल का 4 है। ये हम लोग का 3 वाला है, तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। बस वैसे ही हल करना, जैसे समझा रहे हैं। लेकिन सोल्व लेट मानेंगे ना, लेट। आपको क्या बोले हैं कि a का वैल्यू वो कहलाता है जो x के सामने रहती है। इसमें x के सामने कुछ नहीं तो a है, एक है तो एक, इसके x के सामने 2 है तो 2, इसके x के सामने क्या है? a हो जाएगा। इसमें y के सामने 1 है, इसमें y के सामने 3 है, इसमें y के सामने a है, इसमें z के सामने 1 है, इसमें z के सामने 2 है, इसमें z के सामने 2 है। क्लियर हो गया? b, तो b का वैल्यू आपको जाने की इक्वल होगा 1 1 2 और 4 बन जाएगा। और उसके बाद हम लिखेंगे x। तो x में कौन कौन होगा बाबू? x y और का वैल्यू समझ गए ना? तो वो 2 बोला था, ये 3 बोला है, तो इसे घबराने की जरूरत नहीं है। बस इसी टाइप के बनाना है। आप इसको इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि समझ गए होंगे, है ना? तो अब इसका क्या निकालेंगे? मोड। तो मोड a 1 1 1 2 3 2 a 2 a। लिखिएगा एक्सपेंडिंग एलोंग। 3 बोला है ना बाबू, डिटरमिनेंट एक्सपेंडिंग एलोंग फर्स्ट रो, मतलब प्रथम पंक्ति के अनुदिश, प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसरण। तो प्रथम पंक्ति के अनुदिश जब प्रसरण लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? मोड ए इक्वल, यहाँ लेंगे 1 रो और कलम, तो यहाँ 3 2 a 2a हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 2 2 a 2a हो जाएगा, +1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 3 a हो जाएगा। तो मोड a इक्वल 1 3 3 दूनी 6 और 2a माइनस a 2 दूनी 4a माइनस 2a +1 2a माइनस 3a। ओके, और मोड a इक्वल क्या बन जाएगा? यहाँ 4a हो जाएगा ना, और यहाँ क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा ना वो, और यहाँ क्या हो जाएगा? -a हो जाएगा ना, -a। तो मोड a इक्वल का 4a माइनस 3a। तो मोड a इक्वल का हो जाएगा a, दैट इज मोड a नॉट इक्वल 0। सो it is a consistent system। इसलिए यह संगत निकाय है। इसको हम क्या बोलेंगे? इसलिए कौन निकाय है? संगत निकाय है। कब समझ गए ना बाबू? टेस्ट करने आ रहे हैं, जांच कैसे करना है आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग इसको जांच कर रहे हैं। ओके,
तो इसको कैसे जांच करना है देख लीजिए। तो जब मोड ए नॉट इक्वल 0 आ जाएगा तो बोल लेंगे क्या संगठन का मतलब कंसिस्टेंट सिस्टम है। अगर मोड ए इक्वल 0 आएगा तो उसको एडजॉइंट एंटिटी के अनुसार करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर इसका 5 बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 5 है। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5 दिया हुआ है। 5 है 3x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू, ओके, 2y माइनस z इक्वल -1। और आगे बोलिएगा 3x माइनस 5y इक्वल का है 3। ओके, इसको हम लोग सोल्व करेंगे। लेट मान लिया जाए तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू x के सामने का है 3 है, इसमें x है नहीं, इस लाइन में x है नहीं तो 0 मान लेंगे, इसमें x है तो कहा जाएगा 3 हो जाएगा। y इसके सामने y माइनस 1, इसमें y के सामने 2 है और इसमें y के सामने -5 है। देखिए a वाला x का गुणांक फैक्टर a वाला y का गुणांक लिखते हैं। इसमें z है ना तो -2 हो जाएगा, इसमें z है तो -1 हो जाएगा और इस लाइन में z है नहीं तो 0 हो जाएगा। अच्छा, b का वैल्यू b जानेंगे कैसे लेना है, 2 -1 और का बन जाएगा 3 और c x क्या हो जाएगा, x जब लेंगे तो x में क्या क्या बन जाएगा, x y और z। अब तो समझ गए हम कैसे हल करना है। इसका डिटरमिनेंट निकाला जाए ना, तो मोड a निकाला जाए तो बोलिएगा 3 0 3 -1 2 -5 -2 -1 और का है 0। एक्सपेंडिंग along फर्स्ट रो, प्रथम पंक्ति के अनुदिश, पंक्ति के अनुदिश प्रसरण। मोड ए यहाँ 3 लेंगे तो 2 -1 -5 पर का बनेगा 0। उसके बाद -1 और ये -1 लेंगे तो क्या हो जाएगा 0 -1, 3 और का बन जाएगा 0। उसके बाद हम लोग क्या है -2 है तो क्या होगा 0 2 3 -5। ओके, तो मोड ए इक्वल यहाँ क्या हो जाएगा 2 0 -5 बन जाएगा, यहाँ +1, यहाँ 0 +3 हो जाएगा, यहाँ -2, यहाँ 0 -6 हो जाएगा। तो मोड ए इक्वल -15 बन जाएगा, +3 हो जाएगा, +12 बन जाएगा। तो मोड ए इक्वल क्या हो जाएगा -15 + 15, तो मोड ए इक्वल क्या बन जाएगा 0। तो इसका मोड ए का आ गया 0 आ गया ना बाबू। तो जब मोड ए इक्वल इसका 0 आ गया तो अब इसका हम क्या निकालेंगे, को फैक्टर निकालेंगे ना, एडजॉइंट निकालेंगे, को एडजॉइंट ना, एडजॉइंट इसको निकालना होगा। ठीक है, समझ गए कैसे। मोड जहाँ मोड ए का वैल्यू 0 आ जाएगा उसी में हम लोग एडजॉइंट ए इक्वल निकालना होगा। पहले एडजॉइंट ए निकल जाएगा, क्लियर है। तो इसका हम निकाल रहे हैं, को फैक्टर ऑफ A11 इक्वल बड़ा 11 तो 2 -1 -5 का बनेगा 0। डिटरमिनेंट में होता है ना। चलिए हल करेंगे तो कितना होगा 2 -0 -5 इक्वल -। अच्छा, को फैक्टर ऑफ A12 इक्वल माइनस क्या हो जाएगा 12, इसके सामने माइनस हो जाएगा क्योंकि विषम है जोड़ने पर, तो क्या होगा 0 -1 3 और क्या होगा 0, तो क्या होगा 0 + 3 इक्वल -। लिखेंगे को फैक्टर ऑफ
821 इक्वल ना 13 हो, 813 हो जाएगा। इसका चिन्ह नहीं बदलेगा क्योंकि 8 का 3 4 सम है, इसीलिए ऐसे तो 0 2 3 -5 का 0 -6 इक्वल -6 हो जाएगा। लिखेंगे तो फैक्टर ऑफ 21 बाढ़ का 21 माइनस हो जाएगा ना, तो बाढ़ का 21 ऐसे हो जाएगा पंक्ति और स्तंभ, तो -1 -2 -5 पर का बन जाएगा 0। ठीक है, इसका जब हल किया जाएगा तो माइनस ये है तो 0 - 10 इक्वल 11 प्लस 11 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे तो फैक्टर ऑफ 822 इक्वल 1222 और यहाँ प्लस से हो जाएगा ना बाबू, तो बोले 22 है ना, तो इसका रो पंक्ति और इसका पंक्ति इसका स्तंभ, तो 3 -2 और यहाँ 3 और का बन जाएगा 0। हल करेंगे तो 0 + 6 इक्वल 6 हो जाएगा। उसके बाद को फैक्टर ऑफ 823 इक्वल 823 माइनस 3 - 1 -15 + 3 इक्वल 12 हो जाएगा। ओके, तो फैक्टर ऑफ 831 इक्वल प्लस होगा 3 1 4 ऐसे का -1 -2 2 -1। ओके, इसको हल किया जाए तो 1 + 4 इक्वल 5। अब लिखें को फैक्टर ऑफ 832 चिन्ह बदल जाएगा ना, ये तो माइनस विषम का चिन्ह बदलता है, तो 3 - 2 3 -2 3 -2 और यहाँ 3 और 0 हो जाएगा। हल करेंगे तो 0 + 6 इक्वल -6। अब लिखेंगे तो फैक्टर ऑफ 833 इक्वल कितना हो जाएगा, 3 - 1 0 का हो जाएगा 0 2, तो कितना बन जाएगा 6 + 0 इक्वल का हो जाएगा 6। ये हम लोग का को फैक्टर निकल गया ना, क्या निकल गया बाबू, ये हम लोग का क्या निकल गया यहाँ पर को फैक्टर, यहाँ पर हम लोग क्या निकल गया बाबू, को फैक्टर हो गया ना, क्या निकल गया को फैक्टर। क्लियर है, चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ मिटा रहे हैं को फैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स, तो बाढ़ का 11 बाढ़ का 12 बाढ़ का 13 बाढ़ का 21 बाढ़ का 22 बाढ़ का 23 बाढ़ का 31 बाढ़ का 32 बाढ़ का 33 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का -5 -3 -6, इसके बाद क्या है 11 6 12, इसके बाद क्या है बाबू 5 -6 5 - 6 और क्या बन जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा, 5 - 6 और 6। क्लियर, अब इसका निकालेंगे क्या हम लोग एडजॉइंट, हम डायरेक्ट लिख देंगे इसका एडजॉइंट। ठीक है, एडजॉइंट ए निकालेंगे तो रो को कलम में रो में चेंज हो जाएगा, तो -5 -3 और क्या होगा -6 11 6 12 5 - 6 6 होगा। क्लियर है, अब लिखेंगे नाउ एडजॉइंट ए इंटू का लेंगे बी, एडजॉइंट ए का वैल्यू
-5 -3 -6 11 6 12 हो जाएगा, 5 -6 और 6 हो जाएगा, ओके। और इसका जो वैल्यू दिया हुआ है किसका, इसका 2 -1 है, 2 -1 और का है यहाँ पर 3, ओके। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा बाबू, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद इसका तो -5 × 10 -11 और +15, क्लियर है, -6 -6 और -18, क्लियर है, -6 -6 18, -12 -12 और +18, क्लियर है। अब हल किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो एक करेंगे तो 21 में से 15 गया -6, एक कितना होगा -18, और एक कितना होगा 12 12 24 12 36 36 12 12 24 42 हो जाएगा, नहीं 12 12 24 6 हो जाएगा ना, 12 12 24 -6, तो एडजॉइंट A into tan B, एडजॉइंट A into tan निकला B, क्लियर है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि एडजॉइंट A डॉट B इक्वल नॉट इक्वल 0, सो इट इज कॉल्ड consistent सिस्टम, ओके। तो इसी तरह इसको क्या करना बनाना है, तो एक क्वेश्चन नंबर 5 तक हम क्लियर कर दिए, और आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।